हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी मायोकेपी सर। आप लोगों को मैट्रिक परीक्षा के लिए एक क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से बनाऊंगा। एक तो थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगा, यानी आपसे समय कम लूंगा, और यदि उसमें समझ में ना आए तो उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा लंबा करके बनाऊंगा। भागिएगा मत, आप लोग देखते रहिएगा तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज को चार त्रिभुजों में विभाजित करता है, जिसमें प्रत्येक त्रिभुज दिए गए त्रिभुज के तथा परस्पर समरूप होते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है वो चीज ध्यान दीजिए। दिया गया है पहले कि एक त्रिभुज, क्या दिया गया है? एक त्रिभुज। तो आप कोई भी एक त्रिभुज यहां पर बना सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने त्रिभुज बनाया तो इसका नामकरण ए बी सी कर लिया। सुविधा के लिए हम लोग जो है न्यूनकोण त्रिभुज लेते हैं। ऐसे कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं। जो त्रिभुज आपका 6 प्रकार है उसमें से कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं। और एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, और यदि ए बी सी हमारा एक त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं ए बी बी सी और ए सी होगी। इसके मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू तथा आर होंगे। तो मध्य बिंदुओं को, इन जो मध्य बिंदुएं है, इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा खंड, इसको हम मिलाएंगे तो रेखाखंड हमें प्राप्त होगी। मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज को चार त्रिभुजों में विभाजित करता है। कितने त्रिभुजों में? चार त्रिभुजों में। देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4, यानी चार त्रिभुजों में क्या करता है? ये विभाजित करता है, जिसमें प्रत्येक त्रिभुज दिए गए त्रिभुज के तथा परस्पर समरूप होते हैं। और इसमें प्रत्येक त्रिभुज जो है दिए गए त्रिभुज के तथा परस्पर समरूप होंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें हम जो भी फिगर ड्रा किए हैं उसको मान लिया में लिखेंगे मान लिया त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी बी सी तथा सी ए का मध्य बिंदु क्रमशः मतलब होता है लगातार, इसलिए क्रमशः दिया जाता है। क्रमशः, अब देखिए क्रमशः मान लगातार ए बी का मध्य बिंदु क्या पी है, पी, और बी सी का मध्य बिंदु क्यू तथा सी ए के मध्य बिंदु आर है। अब आपको क्या करना है कि सिद्ध करना है। अब देखिए त्रिभुज का नामकरण यहां कीजिएगा, जैसे कि ए पी आर, तो थोड़ी असुविधा हो सकती है, इसलिए अपनी जो सीधा लिखिए। सिद्ध करना है त्रिभुज 1 समरूप त्रिभुज, 2 समरूप त्रिभुज, 3 समरूप त्रिभुज, 4, और लास्ट में क्या कह रहा है? समरूप त्रिभुज किसके? दिए गए त्रिभुजों के तो समरूप लिख देता था, परस्पर, यानी समरूप होते हैं किसके? परस्पर, ये आपस में समरूप है। एक और यहाँ पर और शर्त लगा हुआ है आपका कि दिए गए त्रिभुज के, तो दिए गए त्रिभुज कौन हो गया? ए बी सी हो गया। अब ये इसके भी समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी। यही आपको सिद्ध करना है, इतना। अब इसमें क्या करेंगे कि प्रमाण हम लेकर चलेंगे। प्रमाण में सबसे पहले हमारा काम होता है कि दिए हुए से, यानी जो दिया है उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो देखिए क्या दिया है, फिर से एक बार पढ़िए क्वेश्चन को कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी पी और आर जो है भुजाओं के मध्य बिंदु है। तो लिख सकते हैं कि चूंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है? ये ए बी का मध्य बिंदु, इसलिए ए पी इक्वल टू पी बी। ध्यान दीजिएगा, जब ए बी का मध्य बिंदु पी है तो पी क्या करेगा? ए बी को 2 बराबर भाग में डिवाइड करेगा, तो ए पी इक्वल टू क्या हो गया हमारा? पी बी हो गया, या फिर बीपी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप लिखिए।
तो इसलिए AP बाटा BP इक्वल टू 1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में अब कहां चलेंगे कि इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार। अब ये क्या लिखिएगा, तो इसी प्रकार ध्यान दीजिए कि P जो है AB का मध्य बिंदु है, तो जब P AB का मध्य बिंदु है तो AP यानी AP और PB क्या हुआ था, बराबर हुआ था, और दोनों को जब हम डिवाइड किए यानी अनुपात में लिखे तो 1 आया। तो इसी प्रकार से अब देखिए कि AC का मध्य बिंदु क्या है, R है। तो जब AC का मध्य बिंदु R है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर AC का मध्य बिंदु क्या है, R है। तो जब AC का मध्य बिंदु R है, इसका मतलब कि AR बाटा CR भी RC भी लिख सकते हैं, इक्वल टू, ये भी 1 हो जाएगा, ये सेकेंड हो गया। तो अब समीकरण सेकेंड और समीकरण फर्स्ट से हम यहां से लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से। अब यहां से लेकर चलते हैं, क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। चलिए यहां शायद आ नहीं रहा है या दिख नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो इसी को हम ऊपर ले लेते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। शायद नहीं दिख रहा है, तो चलिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से हम दोनों से जब मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, AP बाटा BP इक्वल टू ER बाटा RC। और ध्यान दीजिएगा यहां पर जो हमारा AP बाटा AP बाटा BP जो आया है, फिर इस त्रिभुज को हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं इस तरह से। देखिए अब इसमें क्या होगा कि हमारा ABC हो गया और यहां से P और R हो गया। तो अब इसका अनुपात, ये दोनों का अनुपात और इधर से दोनों का अनुपात क्या है, इक्वल है। तो जब अनुपात इक्वल हो गया यानी PR क्या कर रही है, रेखाखंड जो PR है वो त्रिभुज के भुजाओं के दो बिंदुओं पर इस प्रकार काटती है कि वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इस प्रकार काटती है कि वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब ऐसी शर्त लागू होती है तो PR जो है पैरेलल हो जाती है किसके, PR पैरेलल BC। PR किसके पैरेलल हो जाएगी, BC के हो जाएगी। तो PR पैरेलल BC, तो इस स्थिति में जब ये पैरेलल हो जाएगी तो ये एंगल, तो मान ये एंगल जो है और ये एंगल, इसको छोड़ देते हैं, ये दोनों कौन हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। इसलिए APR इक्वल टू एकांतर एंगल ABC हो गया। तो अब तो हो जाएगा कि ये तो देखिए ले लेते हैं, जैसे एकांतर कोण ये और ये इक्वल हो गया। ध्यान दीजिएगा ये भी एकांतर कोण इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है PQ और BC समानांतर है और PQ और BC समानांतर, सॉरी PR और BC समानांतर है। तो PR और BC समानांतर है तो AB क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा हो जाएगा। तो दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर अंतर को बराबर होते हैं। तो इस आधार पर ये क्या हो गया, हमारा एंगल बराबर हो गया। तो जब एंगल बराबर हो गया तो इस हम ले लेंगे त्रिभुज में, यहाँ पर दो त्रिभुज हमारा यहाँ पर इस दिखाई पड़ रहा है ना, दो त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज हम ले लेंगे APR और त्रिभुज ABC में। अब APR ABC में ये देखिए E जो है, यहाँ पर जो आपको एंगल A दिख रहा है आप लोगों को,
तो ये जो एंगल है आप लोगों के पास एंगल ए, तो ये क्या है, दोनों में एपियर है यानी उभयनिष्ठ है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, इसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ या शामिल भी लिख सकते हैं। एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो अब ए समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए पी आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। अब जब ये समरूप हो जाएगा दोनों त्रिभुज, तो हम कहीं सिद्ध करना था कि इसमें समरूप हो गया। और ध्यान दीजिए, अब घबराइए मत, इतना हो गया ना, तो बताया है कि थोड़ा शॉर्ट में बनाएंगे, तो इसके लिए तो शॉर्ट आपको कर नहीं सकते हैं। अब चलिए आगे हम पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार अब यहां से हम उठाएंगे, तो यहां देखिए ए बी सी, इसमें भी हमारा ए बी सी आया है। अब यहां पर हम ए बी पर क्या है, पी है, तो पी बी क्यू ले लेते हैं। त्रिभुज पी बी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब चलिए यहां से भी हम ए बी सी ही लेंगे, इसमें भी तो, और ए बी सी लेंगे। तो अब देखिएगा ए बी पर तो पी था, लेकिन यहां पर ए बी सी के साथ में हमको क्या लेना है, तीसरा लेना है। तो सी तो हमारा क्या, जैसे कि यहाँ सी लास्ट में आया है, तो इसमें भी हमारा सी लास्ट में आएगा। तो ए बी सी, तो हमारे क्या हो जाएगा कि ध्यान देना है यहाँ पर, आप लोगों को थोड़ा यहीं पर ध्यान देना है और कोई नहीं देना है। कि जैसे चाहेंगे तो इसको ऐसे अलग भी कर लेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ए पूरे वाला जो है, जैसे कि ये लाइन जो आ रही है, ये लाइन और ये लाइन दोनों को यदि हम हटा लेते हैं तो क्या मिलेगी, दोनों लाइन हटाने के बाद में ये मिल जाएगी। इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, इधर से ये एंगल इधर से ए एंगल इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए बी सी किसके हो जाएगा, आर क्यू सी के। तो हो जाएगा त्रिभुज आर क्यू सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। तीनों हो गया मूल त्रिभुज के। अब क्या है, परस्पर कह रहा है, तो परस्पर करने के लिए और ध्यान दीजिएगा कि पी क्यू जो है किसके समानांतर है, बीसी के समानांतर है। पी क्यू बीसी के समानांतर है, इसका मतलब कि पी क्यू बी क्यू के भी समानांतर होगा, और पी आर बी क्यू के भी समानांतर होगा, और पी आर जो है क्यू सी के भी समानांतर होगा। यहां से पी आर जो है बी क्यू के भी समानांतर होगा, अब पी आर क्यू सी के भी समानांतर होगा। तो यदि यहां से चूंकि हम पहले लिख लिया, तो ये एंगल और ये एंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम ले सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा कि पी आर जो है क्यू सी के समानांतर हो जाएगा, और पी क्यू जो है सी आर के समानांतर हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्यू सी आर पी एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो जब समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो इसका समूह कोण बराबर हो जाएगा। तो इसमें ये जो एंगल हम देख रहे हैं, ये एंगल पी और एंगल सी इक्वल हो जाएगा। और तो और जब ये समानांतर हो जाएगा तो ये एकांतर अंतर कोण बराबर होती है ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इसको हम डबल कर देते हैं ताकि समझ में आए। तो हमको लिखना है आर क्यू सी। चलिए ट्रायंगल आर क्यू सी समरूप हो जाएगा, आर क्यू सी किसके समरूप हो जाएगा, आर क्यू सी। तो आर जो होगा आर क्यू सी यानी ये एंगल आर क्यू सी, यहां पर क्यू हो गया तो क्यू इसके बदले में हो जाएगा, आर जो है यहां से हो जाएगा, तो क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी। बोलिए हो गया, चूंकि इसमें से क्यू तो उसमें से आर, बीच वाला हो गया। अब इसको हम क्या करें, वो फर्स्ट और सेकंड तो मान लिए हैं, इसको हम मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लेते हैं फोर्थ, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण थर्ड, समीकरण 4, समीकरण 5 और समीकरण 6 से ये सबसे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए पी आर
समरूप त्रिएंगल, एबीसी क्या है, एबीसी छोड़ दीजिए, सॉरी पी है ना, पी बी क्यू समरूप त्रिएंगल, आर क्यू सी समरूप त्रिएंगल, आर क्यू सी के बाद में आर सी को 1 2 3, चौथा है क्यू आर पी, क्यू आर पी समरूप ट्रायंगल ए बी सी। अब ये प्रूफ आप वहां भी लिख सकते हैं, प्रूफ हो गया आपका, प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो फिर जो एक्सक्लूड करना था इसको भी लिख सकते हैं। देयरफॉर इसलिए ट्रायंगल 1 समरूप ट्रायंगल, सेकंड समरूप ट्रायंगल, थर्ड समरूप ट्रायंगल, फोर्थ समरूप ट्रायंगल ए बी सी, दोनों में से कोई प्रूफ लिख सकते हैं। तो ये शॉर्ट थोड़ा सा हुआ, अपने से बनाएंगे तो समय कम लगेगा क्योंकि समझाने में समय ज्यादा लगता है। चलिए इसको लॉन्ग से बता रहे हैं। चलिए इसी को अब लॉन्ग मेथड पर बनाने जा रहे हैं। इसको समझिए, यदि वैसे समझ में नहीं आया है तो ऐसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही लंबा भी है और थोड़ा हार्ड भी है। ए बी सी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने त्रिभुज बना, हो गया, उसी के अकॉर्डिंग मैंने त्रिभुज बनाया है। और इसमें आपको क्या करना है, जैसे उसमें लिखा है पी क्यू आर, यहाँ भी लिख देते हैं। तो देखिए एक चीज है कि ए बी सी आप पी क्यू आर के बदले आप कोई दूसरा भी नामकरण कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मध्य बिंदु जैसे उसमें माने थे उसी तरह से इसमें भी मान लेंगे। मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए बी बी सी तथा ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू तथा आर है। ये मध्य बिंदु आपने मान लिया। अब क्या सिद्ध करना है इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है, समरूपता पर जाइए और एक बार देखिए, जब दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना हो तो होता यह है कि उनकी संगत कोण और संगत भुजाएं देखी जाती है। संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, तभी दो त्रिभुज समरूप होता है। ये हम लोगों का पहला विचार होगा कि कभी भी दो त्रिभुज को समरूप करना हो तो उसमें क्या करना होगा कि उनके देखना है कि संगत कोण बराबर है कि नहीं। यदि संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी और तब त्रिभुज समरूप होंगे। अब संगत भुजाएं यदि बराबर है, सभी संगत भुजाएं जो है बराबर है और एंगल भी बराबर है, यानी संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर है, तो वो समरूप नहीं बल्कि उसे हम सर्वांगसम कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो निश्चित रूप से समरूप हो जाएगा। बट जब दो त्रिभुज समरूप है तो यह निश्चित नहीं है कि वह सर्वांगसम होगा, क्योंकि समरूप में भुजाओं का अनुपात लिया जाता है। आज सर्वांगसम में भुजाओं का जो बराबर होता है ना, वो बराबर लिया जाता है, अनुपात नहीं लिया जाता, और यहाँ पर अनुपात लिया जाता है। हाँ, एंगल जो है, ठीक है, एंगल आपका बराबर होना चाहिए। तो एक तो हमारा यह समरूपता का गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि ए बी का मध्य बिंदु P और ए सी का मध्य बिंदु R है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जो PR है उसको हमको BC के समानांतर करना होगा, और समानांतर करने के लिए हमें थेल्स प्रमेय पर जाना होगा। और थेल्स प्रमेय में देखेंगे, थेल्स प्रमेय क्या कह रहा है, पढ़े हैं, ठीक है, नहीं पढ़े थोड़ा समझ लीजिए। थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को यदि कोई रेखाखंड समान अनुपात में
मिलाती है, यानी दो जो ये हमारा भुजाएं है उस पर दो बिंदुएं स्थित है और कोई रेखाखंड इस तरह से काटती है कि उन भुजाओं को वे बिंदु समान अनुपात में विभाजित करें, यानी एक ही अनुपात में विभाजित करें तो रेखा समानांतर हो जाएगी। तो रेखा जब समानांतर हो जाएगी तो हम आगे पढ़ सकते हैं। इसके अनुरूप देखिए, पहला चीज ये है कि ये परस्पर समरूप होते हैं तो ही वे किया है। दूसरा चीज ये आपको करना है, प्रत्येक त्रिभुज दिए हुए त्रिभुज के समरूप होंगे। तो प्रत्येक त्रिभुज में एक त्रिभुज तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये एक ये हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी एक त्रिभुज हम ले सकते हैं। इनमें से कोई भी एक त्रिभुज, जो चार त्रिभुज उसमें से मूल त्रिभुज के समरूप करने की कोशिश करें। तो इसके लिए हमें थेल्स प्रमेय लगाना होगा। तो चलिए यहां देखते हैं कैसे इसको हम करेंगे। मूल त्रिभुज को ले लेते हैं, यहां पर प्रमाण सिद्ध करना है, पहले लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज। अब देखिए सुविधा के लिए हम इसे 1/2 मान लेंगे, नहीं तो इसे लिखने में कभी गड़बड़ हो जाएगी तो फिर आपसे दिक्कत होने लगी। त्रिभुज 1 समरूप त्रिभुज 2 समरूप त्रिभुज 3 समरूप त्रिभुज 4 इसके बाद समरूप त्रिभुज, अब मूल त्रिभुज ABC। तो इसमें से कोई एक त्रिभुज, जैसे कि फर्स्ट हम उठा लिए और फर्स्ट जो है मूल त्रिभुज के समरूप करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्या करना होगा। जैसे APR है, ABC इन फर्स्ट है और ABC मूल रूप है। तो इसमें एक एंगल हमारा तो दोनों में एपियर मिल रहा है और हमें एक एंगल ढूंढना होगा जो कि दोनों में इक्वल हो। तो जब एंगल दोनों में इक्वल हो जाता है तो AA समरूपता का गुणधर्म आ जाता है। AA समरूपता के तहत त्रिभुज समरूप हो जाएगा। बट हमें एक ही मिल रहा है यहाँ पर एंगल A। अब हमें कोई और एक एंगल जो है दोनों में इक्वल ढूंढना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रमाण लेकर चलेंगे। प्रमाण में क्या होगा, प्रमाण में सबसे पहले होता है दिए हुए से। तो दिया है क्या कि AB का मध्य बिंदु, चूंकि AB का मध्य बिंदु P है, इसलिए AP इक्वल टू PB। जब मध्य बिंदु है तो दो बराबर भाग में बांटेगी ही, यानी ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए AP बाटा PB इक्वल टू अब 1। अब दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, मान लीजिए 5 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो एक ही ना आएगा। तो AB दोनों का वैल्यू इक्वल है ना, यहाँ देखिए दोनों का वैल्यू इक्वल है। तो यदि इसका 5 है तो इसका भी 5 है, इसका मतलब कि 5/5 इक्वल टू कट 1 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि 1 हो जाएगा। इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट मान लिया। इसी प्रकार ये तो इस साइड वाला रहा। अब इस साइड वाला देखिए, तो इस साइड में भी AC का मध्य बिंदु क्या है, R है। इसका मतलब कि AR बाटा RC इक्वल टू 1, ये हमारा सेकेंड हो गया। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से नीचे आ जाएगा। यहां इसमें क्या हो जाएगा कि AP बाटा PB इक्वल टू AR बाटा RC हो गया। अब नीचे नहीं आएगा ना। तो अब देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया कि थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि ये रेखा किसी त्रिभुज को, जो ये रेखा हम खींचेंगे दूसरी भुजा के, तो ये क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। AP बाटा PB, AP बाटा PB, AR बाटा RC, ये समान अनुपात में डिवाइड कर रही है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार जब ये समान अनुपात में डिवाइड करेगी तो ये तीसरी रेखा के समानांतर हो जाएगी। कौन, PR। तो हमारा हो जाएगा PR, सॉरी इसका इंक शायद खत्म हो गया। PR पार्लर हो जाएगा BC के। तो PR जब BC के पार्लर हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां आ जाइए कि PR हमारा BC के समानांतर है। PR कहाँ है, BC के समानांतर है। PR BC के समानांतर है।
ए बी सी। तो यहाँ पर जो है पी आर जब बी सी के समानांतर हो जाएगा, तो जो ही यह बी सी के समानांतर होगा ना, तो ये को और ये को दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक आंतर कोण कहलाएगा। इसलिए एंगल यानी कोण ए पी आर बराबर एकांतर कोण ए बी सी। तो एक तो ये मिल गया। और जैसा कि बताए कि हमको क्या पहले करना है कि फर्स्ट त्रिभुज, तो ये फर्स्ट त्रिभुज है, ये फर्स्ट त्रिभुज है। अब मूल त्रिभुज के समरूप, फर्स्ट त्रिभुज जो है मूल त्रिभुज के समरूप होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए करेंगे त्रिभुज ए पी आर समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक, अब इसी तरह से हम जब इसको लेकर चलते हैं, मान लीजिए यहां से इसको हम क्लोज कर दिए, तो ए बी सी तो होगा ही होगा। और ये जो है इसको जब क्लोज किए तो इसमें लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें तो सी हो जाएगा। और यदि हमने इसको क्लोज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए बी सी में पी बी क्यू, इसको देखिए क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज कर रहे हैं तो क्या बच जा रहा है, ए बी सी और पी बी सी। तो यहां हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी बी सी, पी बी क्यू हो जाएगा, पी बी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी। चूंकि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड माने हैं तो ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर हो जाएगा मेरा। और इसी तरह से इसको यदि हम क्लोज करते हैं तो ए बी सी के ही रखना है, तो ये देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, इसमें ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो जब ये एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं आर क्यू सी त्रिभुज आर क्यू सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। ये हमारा हो गया 5 ना, ये हमारा 5 हो गया। अब यहां पर इसको भी हम ले सकते हैं, जैसे पी बी क्यू आर भी एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा और इधर भी एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि चूंकि पी आर पैरेलल बी सी या पी आर पैरेलल 1/2 बी सी, यानी क्यू सी भी हम ले सकते हैं, क्यू सी। और इसी प्रकार से फिर हम ले सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल ए सी या पी क्यू पैरेलल सी आर। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला, पी आर पैरेलल क्यू सी तथा पी क्यू पैरेलल सी आर। अब फिगर पर थोड़ा सा हम विचार कर लें, यहाँ फिगर हम अलग कर लें, जो कह रहा है ऐसे हमारा फिगर आया है ना, ऐसे हम यहाँ पर एक फिगर ले लेते हैं। अब यहाँ पर जब ऐसे फिगर ले लिए और इसको हमने क्या किया, मिला दिया। अब इसको पी आर सी और क्यू, अब पी आर देखिए, पी आर ये जो है किसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है, क्यू सी के। और ये जो है इसके समानांतर है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, पी क्यू सी आर एक पैरेललोग्राम हुआ। पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज। एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। तो समानांतर चतुर्भुज जब होता है तो उसके समूह कोण बराबर होते हैं, ये और ये, तो हमारा समूह कोण हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। इसके बाद में और देखिए कि जैसे कि पी क्यू क्यू सी क्या है, पी आर जो है क्यू सी, पी आर क्यू सी समानांतर है। तो जब ये समानांतर है तो यहाँ पर ये कोण क्यू आर तिर्यक रेखा हो जाएगी, और जब ये तिर्यक रेखा हो जाएगी तो एकांतर अंतःकोण भी बराबर हो जाएगा। तो हमें दोनों त्रिभुज में एक ही ना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, त्रिभुज आर क्यू सी
और त्रिभुज। अब आर क्यू सी, देखिए आर क्यू सी, तो यहां पर से अब कैसे चलेंगे, यहाँ आर क्यू सी आ गया, लास्ट में हमारा पी आना चाहिए, और ये जो है यहां से हम लेकर चलेंगे तो आर क्यू पी हो जाएगा, आर क्यू पी, आर क्यू पी हो रहा है। देखिए यहां से हम लेकर चले हैं आर क्यू सी, नहीं हो रहा है, यहां से नहीं होगा, यहीं पर ध्यान देना है, इसीलिए मैंने यहाँ सुविधा के लिए ऐसे रख दिया, क्योंकि वही जो है संगत होना चाहिए, संगत को बराबर होना चाहिए, दूसरा हो जाएगा तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर आर यहाँ पर है, यहाँ आर, तो आर यहाँ पर है, इसमें से ये हो जाएगा, आर के इक्वल ये हो जाएगा, यहाँ पर चलेंगे क्यू आर पी। अब देखिए संगत हो गया, आर जो है आर क्यू के बराबर हो गया, आर क्यू के बराबर हो गया, अब पी सी के बराबर हो गया। तो इसी को लिखना है आपको, एंगल आर क्यू सी में है ना, आर क्यू सी इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, इसलिए ट्रायंगल आर क्यू सी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल क्यू आर पी के। अब ये समरूप हो गया, इसको हमने 6 मान लिया, 6 मान लिया। तो अब हमको क्या लिखना है, लिखना है समीकरण फर्स्ट, थर्ड समीकरण, 4 समीकरण 5 और समीकरण 6 से। अब तीनों को जब मिला देंगे तो यहां से मिलाइए ना, ए पी ट्रायंगल ए पी आर समरूप ट्रायंगल, अब ए बी सी छोड़ दीजिए, जो कि ए बी सी सब में है, तो यहां फिर बढ़ जाइए, टी बी क्यू समरूप ट्रायंगल, फिर ए बी सी सब में है, तो आर क्यू सी, और यहां पर आ जाइए आर क्यू सी किसके समरूप है, ट्रायंगल क्यू आर पी के समरूप है, इसलिए ये समरूप किसके है, ट्रायंगल ए बी सी के। तो आपका यहाँ प्रूव्ड हो गया। या फिर जैसे इसको लिखना होगा तो इसको भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।